नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका अध्याय 4 है, कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये जो आपके वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, यह आपके परीक्षा में बहुत हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपके पार्ट है कार्बन एवं उसके यौगिक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कार्बन क्या होता है। कार्बन के बारे में जान लेते हैं। तो जो तत्व होते हैं, धात्विक, अधात्विक और उपधातु जो तत्व होते हैं, उनमें से कार्बन जो है वो अधात्विक तत्व है, यानी कि ये एक अधात्विक तत्व है। और कार्बन का जो प्रतीक होता है वो होता है सी। कार्बन कैपिटल सी में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। उसके साथ में आपके जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके अंदर जो होती है वो होती है आपके 6, और प्रोटॉन की संख्या भी 6 होती है, और न्यूट्रॉन की संख्या भी इसके अंदर 6 होती है, इस प्रकार से। और आपके जो परमाणु द्रव्यमान होता है कार्बन का, वो क्या होता है? 12 होता है, क्योंकि नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है इसका? तो इसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसके जो पहला कक्षक है के उसके अंदर स्थित होते हैं, और जो बाह्य कक्षक है एल उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। यानी कि संयोजकता कोश के अंदर कितने? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको पता है कि संयोजकता कोश में कोई भी तत्व अपने 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, वो अष्टक का नियम जिसे कहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। उसके लिए क्या करते हैं, कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन को दूसरे तत्वों को देते हैं, कुछ दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है सहसंयोजक आबंध। तो सहसंयोजक आबंध क्या होता है? जैसे 2 परमाणु है वो अपने संयोजकता कोश में अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। तो 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने बंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं, इस प्रकार से। और नेक्स्ट जो आपके इसी क्वेश्चन के अंदर है, CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनानी है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में आपको क्या करना है, CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसमें क्या होता है, उसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है, कार्बन बीच में और उसके साथ में 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं द्विआबंध से। ये भी द्विआबंध है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी द्विआबंध है, इस प्रकार से। तो इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कार्बन लिया, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, उनमें से संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से दर्शा दिए। ये जो क्रॉस वाले हैं वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। और उसी प्रकार से ऑक्सीजन अगर हम ले तो ऑक्सीजन में संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन इधर दर्शा दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन इनकी साझेदारी इनके बीच में हो जाएगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से यहाँ पे भी द्विबंध बन रहा है, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से द्विआबंध बन रहा है। और अब हम देखते हैं अगर ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो गया, और कार्बन के भी अष्टक पूरा हो गया, और इस ऑक्सीजन के भी अष्टक पूरा हो गया। तो इस प्रकार से अष्टक पूरे करने के लिए तत्व आपस में संयोग करते हैं, परमाणु आपस में संयोग करते हैं और यौगिक बनाते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक इस प्रकार से बनता है। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको इस प्रकार से बनानी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, अपर रूप किसे कहते हैं? अपर रूप की परिभाषा लिखनी है। तो किसी एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिसके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं परंतु भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, वो अपर रूप कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया कार्बन, तो कार्बन एक ही तत्व है तो इसके रासायनिक गुणधर्म तो समान होंगे, लेकिन अगर कार्बन से अलग अलग पदार्थ बनेंगे तो उनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग होंगे। तो उदाहरण के लिए जैसे हम देख लेते हैं, कार्बन के जो अपर रूप होते हैं, 3 मुख्य अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। फुलरिन को C60 जो होता है वो फुलरिन का मुख्य जो यौगिक होता है वो होता है C60। और हीरा की बात करें हम, तो हीरा सबसे कठोर, प्रकृति में सबसे कठोरतम पदार्थ है, और ये ताप और विद्युत का कुचालक होता है। उसी प्रकार से ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट नर्म और चिकना होता है, और ताप और विद्युत का सुचालक होता है, और ये एक परतदार होता है, परत के ऊपर परत जमी होती है और ये एक दूसरे पर फिसलती रहती है, जिससे ये नर्म और चिकना हो जाता है। नेक्स्ट जो फुलरिन है वो C60, यानी कि इसके अंदर एक फुलरिन के अणु के अंदर 60 कार्बन के परमाणु इस प्रकार से फुटबॉल की आकृति में व्यवस्थित होते हैं। तो 60 कार्बन परमाणु फुटबॉल की तरह व्यवस्थित होते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें इनके उपयोग की, तो हीरे का जो उपयोग है वो कांच काटने में किया जाता है एक, तो दूसरा इसका जो पत्थर और चट्टाने काटते हैं उनके लिए जो यंत्र और मशीनें होती है उनके अंदर हीरे का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद में
हीरे का उपयोग जो हमारे जेवरात होते हैं उनके अंदर भी हीरे का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का सबसे जो प्राथमिक उपयोग है वो हमारे जो पेंसिल की जो नोब होती है उसके अंदर नीब होती है, उसके अंदर ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा जो हमारे परमाणु पट्टी होती है उसके अंदर नियंत्रक छड़ों के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट की छड़ें नियंत्रक छड़ों के रूप में काम में ली जाती है। उसके साथ में ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि ये नर्म और चिकना होता है तो शुष्क स्नेहक के रूप में ये काम आता है। उसके बाद में अगर फुलरीन की बात करें तो फुलरीन का उपयोग बॉल बेरिंग बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन का जो मुख्य उपयोग होता है वो ईंधन के रूप में उपयोग होता है। हाइड्रोकार्बन का उपयोग किसमें होता है? ईंधन के रूप में होता है। ईंधन के रूप में फॉर एग्जांपल आपके जो रसोई गैस होती है CNG, उसके अंदर भी आपके हाइड्रोकार्बन का उपयोग होता है। उसमें मीथेन नामक हाइड्रोकार्बन होता है। उसी प्रकार से आपकी जो LPG गैस होती है रसोई गैस LPG होती है, और CNG जो वाहनों में प्रयुक्त होती है उनमें सब में जो है हाइड्रोकार्बन के मिश्रण होते हैं। उसी प्रकार से जो पेट्रोल जो हमारे बाइक के अंदर इस्तेमाल करते हैं, डीजल है, इस प्रकार से जो भी सभी ईंधन है वो हाइड्रोकार्बन के ही मिश्रण होते हैं। और हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनके अंदर अंतर क्या है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध होता है, एकल सहसंयोजी बंध होता है, यानी कि कार्बन और कार्बन एक आबंध से एकल बंध से आपस में जुड़े हुए होते हैं इस प्रकार से। और इनके उदाहरण देखें तो जो एल्केन श्रेणी है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इस प्रकार से जो एल्केन श्रेणी है वो सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर आती हैं। और इसका जो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। इस प्रकार से ये इसका सामान्य सूत्र होता है। नेक्स्ट जो आपके हाइड्रोकार्बन का प्रकार है वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? कार्बन और कार्बन जो दो कार्बन परमाणु है उनके बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध होता है, यानी कि तीन बंध या द्विआबंध से वो जुड़े होते हैं। इनमें से अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी वापस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एल्कीन श्रेणी और एक होता है एल्काइन श्रेणी। एल्कीन श्रेणी में क्या होता है? कार्बन कार्बन द्विआबंध से दो बंध से जुड़े होते हैं, और एल्काइन श्रेणी में कार्बन और कार्बन तीन आबंध से जुड़े होते हैं। और इनके उदाहरण हम अगर देखें तो ये होता है एथीन, ये प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। इस प्रकार से ये एल्कीन श्रेणी के उदाहरण है। और इसका जो एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र है वो है CnH2n, यानी कि जितने कार्बन होते हैं उससे दुगनी संख्या में हाइड्रोजन इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट है एल्काइन श्रेणी। तो एल्काइन श्रेणी में क्या होता है? त्रिआबंध होते हैं। त्रिआबंध इसका जो उदाहरण है वो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि C2H2। और यह है इसका जो नाम है वो है एथाइन। उसी प्रकार से ये है ब्यूटाइन, ये एथाइन है, ये है प्रोपाइन, ये ब्यूटाइन और ये पेंटाइन। इस प्रकार से इसके अंदर आइन शब्द लगता है और इसके अंदर इन शब्द लगता है। तो इस प्रकार से, और इसका जो सामान्य सूत्र है एल्काइन का वो है CnH2n-2, यानी कि जितने कार्बन होते हैं उससे दुगने से दो कम हाइड्रोजन होते हैं। इस प्रकार से इसका सामान्य सूत्र होता है। जैसे यहाँ पे देख लो आप कि कार्बन 3 है तो कार्बन 3 के दुगने 6 होते हैं, तो 6 से 2 कम यानी कि 4 हाइड्रोजन है। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 के 2 गुने 8, 8 का 2 कम 6। इस प्रकार से आपके ये एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, निम्न यौगिकों की संरचना एवं सूत्र या अणुसूत्र लिखिए। ये कार्बनिक यौगिक दे रखे हैं, उनके आपको अणुसूत्र लिखने और संरचना बनानी है। तो मेथेन, सबसे पहले मेथेन का जो जो अणुसूत्र होता है वो होता है CH4। एक कार्बन, उसके साथ में उसकी संयोजकता को पूरी करने के लिए 4 हाइड्रोजन उससे जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी। नेक्स्ट है एथीन। तो एथीन का जो सामान्य सूत्र होता है अणुसूत्र, वो होता है C2H4। और इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है, 2 कार्बन आपस में द्विआबंध से जुड़े होते हैं, और बाकी जो इनकी संयोजकता है कार्बन की वो हाइड्रोजन से पूरी होती है। तो जैसे ये कार्बन की बात करें हम तो इसकी 2 संयोजकता 2 आबंध से पूरी हो गई, और बाकी 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे तो इसकी 4 संयोजकता पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से इसकी भी 4 संयोजकता 2 हाइड्रोजन जुड़ के पूरी करते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका प्रोपाइन की संरचना अगर हम बनाएं तो सबसे पहले प्रोपाइन आइन आ रहा है, यानी कि इसके अंदर 3 आबंध होंगे। तो सबसे पहले प्रोप यानी कि प्रोपेन, 3 कार्बन होंगे इसमें, तो 3 कार्बन इस प्रकार से दर्शा दिए। उसमें से एक जो 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन के बीच में जो एक बंध होता है उसको त्रिआबंध से दर्शाना है, यानी कि 3 आबंध हो गए ये।
और बाकी जो ये कार्बन है जैसे, तो इससे 3 बंध तो इधर हो गए और एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। इस कार्बन की देखें तो इसके चारों संयोजकता पूरी हो गई। इस कार्बन की देखें तो इसकी एक संयोजकता तो इधर पूरी हो गई और बाकी 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे। तो ये हो गया आपके प्रोपाइन। और इसका जो सूत्र देखेंगे हम, तो सूत्र होगा 3 कार्बन है तो C3 और हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो H4, C3H4 इसका प्रोपाइन का सूत्र हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके वो है क्लोरोब्यूटेन की संरचना बनानी है आपको। तो क्लोरोब्यूटेन, तो ब्यूटेन सबसे पहले ब्यूटेन यानी कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो ब्यूटेन 4 कार्बन होने चाहिए, तो 4 कार्बन इस प्रकार से हमने दर्शा दिए। ठीक है, 4 कार्बन एक से एक जुड़ गया। उसके बाद में बाकी संयोजकता इसकी हाइड्रोजन से पूरी करनी है, लेकिन क्लोरो लग रहा है यानी कि एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन को अपने को क्लोरीन से रिप्लेस करना है। तो एक क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा और बाकी हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो इसके सूत्र के देखेंगे हम, तो 4 कार्बन तो C4 और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 9 है तो C4H9 और एक क्लोरीन है तो Cl। और उसी प्रकार से अगर इसकी संरचना सूत्र लिखेंगे तो इस प्रकार से ये बनेगा CH3 और CH2 और फिर CH2 और फिर CH2 और Cl। तो इस प्रकार से CH3 CH2 CH2 Cl, इस प्रकार से इसका सूत्र बनेगा। नेक्स्ट है आपके साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का संरचना बनानी है आपको। तो सबसे पहले पेंटेन है यानी कि 5 कार्बन है इसके अंदर, तो 5 कार्बन लेंगे और उसमें साइक्लो लग रहा है यानी कि साइक्लो यानी कि ये चक्रीय यौगिक है। चक्रीय यौगिक का मतलब ये हो गया कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से इस प्रकार से चक्रीय श्रृंखला के अंदर जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम 5 कार्बन को ऐसे चक्रीय रूप में जोड़ देंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि जो प्रत्येक कार्बन है वो अपने आसपास के 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि उसकी 2 संयोजकता तो कार्बन के से जुड़ने से उसकी पूरी हो गई। और बाकी जो 2 संयोजकता है, क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता हो सकती है, तो 2 संयोजकता है वो हाइड्रोजन लगा के पूरी करेंगे। तो प्रत्येक कार्बन पे क्या लग जाएगा, 2 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। तो ये इसका जो सूत्र बनेगा वो होगा C5H10। 5 कार्बन है और प्रत्येक पे 2-2 हाइड्रोजन लगे हैं तो C5H10 इसका सूत्र हो जाएगा साइक्लोपेंटेन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके वो है कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखिए। तो आपके कार्बनिक यौगिकों के सूत्र दे रखे हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी सूत्र या संरचना है उसके अंदर कार्बन की संख्या गिननी है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे हम कार्बन की संख्या CH3 CH2OH, इसके अंदर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का क्या आ जाएगा, एथेन आ जाएगा। और उसके बाद में OH लगा हुआ है। OH क्या है, एल्कोहल समूह है। तो एल्कोहल में जो अनुलग्न लगता है वो लगता है ओल, तो एथेन प्लस ओल ये क्या बन जाएगा, एथेनॉल। तो इसका जो नाम है वो एथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपके CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये क्या है, एल्किन समूह है, एल्किन श्रेणी का। तो इसमें जो अनुलग्न लगेगा वो इन लगेगा। और कार्बन की संख्या गिनेंगे तो 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन प्लस इन प्रोपीन। तो 3 कार्बन है इसलिए प्रोपीन और प्रोपेन, और जो द्विअबंध है उसके कारण क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। तो प्रोपेन और इन प्रोपीन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके CH3COOH। ये जो है आपके क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह जो है इस प्रकार से होता है, एक कार्बन से एक OH समूह जुड़ा होता है और एक O जुड़ा होता है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये COOH हो गया कार्बोक्सिलिक समूह। तो इसका नामकरण कैसे करते हैं, सबसे पहले तो कार्बन की संख्या 2 कार्बन है इसलिए क्या आ जाएगा, एथेन। और उसके बाद में कार्बोक्सिलिक समूह के कारण यहाँ पे जो अनुलग्न आएगा वो आएगा ओइक अम्ल। तो एथेन प्लस ओइक अम्ल क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ये तो हो गया इसका IUPAC नामकरण। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके C4H8। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, जो सामान्य सूत्र CnH2n है, यानी कि जो कार्बन की संख्या है उससे दुगनी हाइड्रोजन की संख्या है। तो ये आपके एथिन एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। और इसमें 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के कारण ब्यूटेन, और जो डबल बॉन्ड एल्किन श्रेणी का है तो डबल बॉन्ड आएगा इसमें तो इन आ जाएगा, तो ब्यूटीन, ब्यूटेन प्लस इन ब्यूटीन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका CH3CHO। तो ये जो है आपके एल्डिहाइड समूह का उदाहरण है। इसमें 2 कार्बन है इसलिए इसका एथेन आ जाएगा। और एल्डिहाइड समूह के अंदर एल्डिहाइड एल आ रहा है यहाँ पे, तो इसका जो अनुलग्न होगा वो एल होगा। तो एथेन प्लस एल एथेनेल इसका नामकरण हो जाएगा। और इसको एसिड एल्डिहाइड भी कहते हैं, सामान्य भाषा के अंदर इसको एसिड एल्डिहाइड भी कहते हैं। और एथेनेल इसका जो है IUPAC नामकरण हो गया। नेक्स्ट जो आपका अंतिम क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। दहन की परिभाषा लिखनी है इसमें और दहन की अभिक्रिया लिखनी है। तो दहन क्या होता है, कार्बन या कार्बन के यौगिकों को ऑक्सीजन के से अभिक्रिया होती है जब, तो प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। कार्बन या कार्बन के यौगिक की ऑक्सीजन से क्रिया पे क्या उत्पन्न होता है, प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होता है।
और इस घटना को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो समीकरण है वो ये है मेथेन। मेथेन एक कार्बनिक यौगिक है CH4 और इसकी अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीजन से। तो इससे जो उत्पाद बन रहा है वो क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है और H2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है, उसके साथ में प्रकाश और ऊष्मा इसके साथ में उत्पन्न होती है। तो ये आपकी क्या हो गई, दहन की अभिक्रिया हो गई। दहन जो ऊर्जा कार्बनिक यौगिक को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उसी को हम अपन दहन कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इसी के अंदर वो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताना आपको। तो किसी यौगिक में से किन्हीं परमाणुओं को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे परमाणु का जुड़ना प्रतिस्थापन कहलाता है। उदाहरण के लिए यह है मेथेन। मेथेन में CH4 एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, और इसमें क्या होगा, इसकी अभिक्रिया अगर क्लोरीन से कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसमें जो 4 कार्बन है उनमें से 4 हाइड्रोजन है, उनमें से एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे Cl आ जाएगा। ये जो क्लोरीन है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन को हटा के। तो ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। और इससे जो यौगिक बनेगा वो बनेगा CH3Cl। तो इसका जो नाम है वो हो जाएगा क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन इसका नाम हो जाएगा। मेथेन तो यही है और उसके साथ में क्लोरीन जुड़ गया, इसलिए क्लोरोमेथेन इसका नामकरण हो जाएगा। और नेक्स्ट इसके अंदर जो यहाँ से एक Cl बचा और यहाँ से जो एक H निकला, तो उससे HCl आपका जो HCl अम्ल होता है वो बनेगा। तो इस प्रकार से ये आपके प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।